नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में विवाह के बाद समस्याएं, बहुत सारे कुंडलियों में प्रश्न आएंगे। विवाह के बाद समस्याएं आ रही हैं तो उसको देखने का तरीका अलग है। और कुछ जातकों की या जातिकाओं की समस्याएं होती हैं कि विवाह होने में ही दिक्कत आ रही है। ऐसे कौन से योग होते हैं जो विवाह विलंब से कराते हैं या विवाह होने ही नहीं देते। बहुत से जातक और जातिकाएं तो 40-45 उम्र तक पहुंच जाते हैं और विवाह नहीं हो पाता है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं, किन योगों को देखना चाहिए कि विवाह प्रतिबंधक योग लागू है। देखिए, यहाँ पे मैं कई सारे योग बताने चल रहा हूँ। कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए चेक करना है, विवाह का प्रतिबंधक योग चेक करना है, विवाह के बाद आने वाली समस्याएं, डाइवोर्स, नौकरी, सेहत, किसी भी चीज़ के लिए जब हम चेक करते हैं तो सबके पैरामीटर होते हैं, कई पैरामीटर होते हैं। जैसे विवाह प्रतिबंधक योग अभी मैं बताऊंगा तो उसके कई सारे पैरामीटर हैं। जब कई पैरामीटरों में जैसे 5-6 पैरामीटर हुए, अभी 5-6 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, उसमें से 2 सूत्र 3 सूत्र लागू हो जाते हैं तो बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ, इस कुंडली में प्रतिबंधक योग हैं। तो किसी भी जातक की कुंडली देख करके आप कैसे समझ सकते हैं कि विवाह हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, या विवाह होगा तो अधिक उम्र में होगा। इससे एक चीज़ में और मदद मिल जाती है। जैसे आपसे पूछा जाता है या आप जानना चाहते हैं कि विवाह किस दशा में होगा, जल्दी हो जाएगा कि देर से होगा। जल्दी वाली दशा लें, कम उम्र वाली 25 साल की दशा लें, 26 साल की उम्र की दशा लें कि 30 के पार की दशा लें, तो यहाँ भी मदद मिलेगा। अगर जन्म कुंडली में विवाह का प्रतिबंधक योग है तो अर्ली एज में अगर विवाह वाले ग्रहों की दशाएं आएंगी तो विवाह नहीं हो पाता है, देर वाली दशाओं को ही लेना चाहिए। तो विवाह प्रतिबंधक योग का पहला सूत्र क्या है? अगर शनि लगन में बैठा हो या सप्तम भाव में बैठा हो तो यह भी विवाह में देरी का एक कारण होता है। पहला पैरामीटर तो यही है कि शनि लगन में बैठेगा तो 7वें भाव को देखेगा, और अगर 7वें भाव में बैठा है तब तो 7वें में बैठा ही है। यानी शनि का जो है लगन में होना या 7वें में होना विवाह में देरी का संकेत देता है। अब अगर यही शनि वक्री हो, लगन में बैठ करके वक्री हो जाए या सप्तम भाव में बैठ के वक्री हो जाए तो यह योग और थोड़ा सा अधिक बलवान हो जाएगा। यानी लगन में बैठना, सप्तम में बैठना पहला, और अगर यही शनि वक्री है तो प्रतिबंधक योग का बल थोड़ा सा बढ़ जाता है। आमतौर पे देखा गया है जब शनि के द्वारा प्रतिबंधक योग इस प्रकार से बनता है तो 30 साल की उम्र के बाद 30 से 32 साल की उम्र के आसपास में विवाह होता है। अब यह प्रतिबंधक योग भंग भी हो सकता है। अगर शनि के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ जाएगी तो यह योग थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। विवाह जो देर से कराने का योग बनता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। कोई भी प्रतिबंधक योग है उस पर अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो भी रहेगा प्रतिबंधक योग ही, लेकिन अपना वह प्रतिबंधक योग जो है विवाह देने का जो मैक्सिमम टाइम है उस लिमिट तक नहीं जाएगा, पहले ही विवाह दे सकता है। टाइम फ्रेम होता है ना हर चीज़ का, जैसे 30 से 32 साल में विवाह कराएगा अगर शनि का प्रतिबंधक योग है, तो अगर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बाद वाला 32 जाने के बजाय शुरू के 30 में ही विवाह दे सकता है। विवाह प्रतिबंधक योग का दूसरा सूत्र है, वह भी शनि से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, पूरी कुंडली 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं। इसमें से 2 ग्रह हमारे जो हैं सूर्य और चंद्रमा, ये प्रकाशक ग्रह हैं, ये पूरी कुंडली को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए वह कुंडली ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उन लोगों को कुंडली के हर भाव का सुख मिल जाता है। थोड़ा थोड़ा ही मिलेगा लेकिन पूरा सुख जीवन में मिल जाता है हर चीज़ का, जिनकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से दूर होते हैं। यानी अगर सूर्य लगन में हो तो चंद्रमा पंचम में, खष्टम में, सप्तम या अष्टम में चला जाए, सूर्य से ज़्यादा दूर हो, ये दोनों ग्रह कुंडली को प्रकाशित करते हैं।
और ये 12 भाव हैं कुंडली के। आधे आधे भाग में कुंडली को अगर हम बांट लें तो सूर्य और चंद्रमा ही क्या करते हैं, कुंडली में प्रकाश फैलाते हैं। तो अगर एक साइड से सूर्य प्रकाश फैलाए और दूसरे साइड से चंद्रमा प्रकाश फैलाए तो कुंडली के लगभग सभी भावों पे प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए चंद्रमा का पक्ष बल बहुत जरूरी होता है। पक्ष बली चंद्रमा बहुत अच्छा माना जाता है। अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों प्रकाशित ग्रह हों कुंडली में, और चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि तक का होता है, तो आप ये मान के चलें कि पूरी कुंडली में प्रकाश फैला हुआ, कहीं सूर्य का प्रकाश फैला है, कहीं चंद्रमा का। तो ये जो दो हमारे प्रकाशक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, अगर इनके ऊपर शनि का इन्फ्लुएंस आ जाए तो यह भी एक कारण होता है। यहाँ पर किसी एक जो भी नियम बताए जा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक नियम नहीं लेना है। अगर 3 बातें लागू हो जाएंगी तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएगा। विवाह या तो होगा नहीं या तो बहुत विलंब से होगा, जब आप थक हार जाएंगे तब। तो सूर्य और चंद्रमा के ऊपर अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, प्रभाव आ गया, तो भी विवाह प्रतिबंधक योग है। कैसे प्रभाव आएगा? सूर्य या चंद्रमा शनि के साथ हो, पहला तो ये हो गया। दूसरा, या सूर्य चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो। तीसरा, राशि परिवर्तन हो। चौथा, सूर्य चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो। किसी भी प्रकार से संबंध बने, मान लीजिए सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि है और चंद्रमा जो है शनि की राशि में बैठा है, तो राशि में भी शनि के जाएंगे तो भी इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रतिबंधक योग बन गया। चंद्रमा जो है शनि के साथ बैठा हुआ है और सूर्य शनि के नक्षत्र में है, तो भी योग लागू हो गया। यानी हमारे जो 2 प्रकाशक ग्रह सूर्य चंद्रमा है, किसी भी प्रकार से, चाहे एक साथ युति करके, चाहे शनि की दृष्टि से, चाहे शनि की राशि में हो करके, शनि के नक्षत्र में हो करके, 2 के दोनों पर अगर शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएगा। इसके अलावा शनि और शनि का इन्फ्लुएंस सूर्य चंद्रमा पर सिर्फ विवाह में ही प्रतिबंधक योग नहीं देता है। ऐसे लोगों का जीवन संघर्षमय ही रहता है। हर मामले में, जीवन में हर चीज प्रतिबंध के साथ ही मिलती है। शनि दुख, वैराग्य और अंधकार का कारक है, वहीं सूर्य चंद्रमा प्रकाश के कारक हैं। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। मन और आत्मा पे वैराग्यवादी, दुखवादी शनि का इन्फ्लुएंस आ गया। नौकरी में भी वही झिकझिकबाजी रहेगी, प्रतिबंधक योग रहेगा। आपके सामने लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, आप नहीं तरक्की कर पाएंगे। पारिवारिक प्रेम, माया, सब चीज़ों में यह चीज़ परेशानी उत्पन्न करती है। विवाह के मामले में यह एक प्रतिबंधक योग लागू करता है। इसी मामले में अगर सूर्य चंद्रमा और पीड़ित हो जाएंगे तो योग की प्रबलता और बढ़ जाएगी। जैसे सूर्य पे शनि की दृष्टि तो हो और सूर्य नीच का हो जाए, तो सूर्य जितना कमज़ोर होता जाएगा चंद्रमा, तब शनि का इन्फ्लुएंस और अधिक काम करेगा। इसी प्रकार से द्वितीय भाव जो होता है यह हमारे कुटुंब की वृद्धि का भी होता है। कुटुंब भाव है तो कुटुंब की वृद्धि भी यहीं से देखेंगे। विवाह होने से परिवार की वृद्धि तो होती है, क्योंकि यह चौथे भाव से एकादश होता है। चतुर्थ भाव हमारा परिवार है, घर है। एकादश भाव क्या होता है, उसकी वृद्धि होती है, प्राप्तियाँ होती हैं। तो द्वितीय भाव जो है चतुर्थ से एकादश है। अब द्वितीय भाव का स्वामी, 7वें भाव का स्वामी और शुक्र, ये विवाह के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो अगर द्वितीय भाव 7वें भाव के स्वामी पर और मंगल पर शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, दृष्टि पड़ गई, युति हो गई, राशि परिवर्तन हो गया, तो भी विवाह प्रतिबंधक योग बन जाता है। यानी कि द्वितीयेश को लेना है, सप्तमेश को लेना है और शुक्र एक कारक है उसको लेना है और मंगल को लेना है। इनमें से किस किस के साथ में शनि का इन्फ्लुएंस आ रहा है नोट कर लेना है। किसी भी कुंडली में जब विवाह प्रतिबंधक योग चेक करेंगे तो सिर्फ एक चीज़ से नहीं, जितनी बातें बता रहा हूँ सारे पैरामीटर अप्लाई करिए। 2 बातें, 3 बातें, 4 बातें, कितनी बातें मैच हो जा रही हैं, उस आधार पे प्रतिबंधक योग उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा और विवाह की उम्र उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। मंगल शनि का अगर योग होता है तो यह भी एक अलग से प्रतिबंधक योग बनाता है, हल्का असर डालता है। अन्य छोटे छोटे भी योग बनेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ी बात बन जाती है। तो यहाँ पे शनि का इन्फ्लुएंस
द्वितीय, सप्तमे शुक्र और मंगल पर भी देखना है। यह भी विवाह का प्रतिबंधक योग बनाता है। अब एक और गूढ़ बात जानिए दूसरे योग के बारे में। सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हो या एक दूसरे के साथ में हो और इनके अंशों में ज़्यादा अंतर ना हो, जैसे सूर्य मेष राशि में 15 अंश का हो और सूर्य तुला राशि में 16 अंश, 14 अंश, 15 अंश का हो, तो भी समस्याएं आती हैं। यानी अगर सूर्य शनि आपस में एक साथ हैं, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो प्रतिबंधक योग है ही जैसा ऊपर बताया गया। लेकिन यह योग तब और अधिक प्रबल हो जाएगा जब उनके अंश लगभग समान होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा और शनि को लेंगे, ये दोनों साथ हों, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों और अंशों में इनके समानता हो। जैसे शनि तुला राशि में 22 अंश का है और चंद्रमा मेष राशि में 20 अंश का है, दोनों आमने सामने होंगे और दोनों के अंश बराबर हों, लगभग 1-2 अंश का अंतर होगा, तो प्रतिबंधक योग और प्रबल होता चला जाता है। शुक्र और चंद्रमा की युति अगर होती है तो यह भी विवाह में बाधा डालती है। शुक्र और चंद्रमा की युति हो या दोनों एक दूसरे को देख रहे हो और अंश लगभग समान हो, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक तो है और चंद्रमा मन का कारक है। ऐसे में ऐसे जातकों को जल्दी कोई लड़का या लड़की पसंद नहीं आती है, यानी उनके अपने पसंद के कारण से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढूंढने के चक्कर में विवाह में विलंब होता चला जाता है। या कभी कभी ऐसे लोगों की अपनी मर्जी से प्रेम विवाह की इच्छा होती है, इसलिए भी विवाह में देरी का योग बन सकता है। यानी शुक्र और चंद्रमा की युति या शुक्र चंद्रमा आमने सामने हो और अंशों में समीप हो तो भी विवाह में विलंब का योग बनता है। 2 राशियां राजकीय राशियां हैं। राजकीय ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य और चंद्रमा राजकीय ग्रह हैं। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो ये दोनों राजकीय ग्रह हुए। तो राजकीय राशियां कौन सी हुई? सूर्य की राशि सिंह, चंद्रमा की राशि कर्क। तो विवाह के जो ग्रह हैं, जैसे विवाह का ग्रह कौन सा होगा? विवाह का ग्रह होगा सप्तमेश होगा, शुक्र होगा, 7वें भाव का स्वामी, 7वें भाव का कारक। अगर ये सिंह राशि या कर्क राशि में जाते हैं, राजा की राशि में जाते हैं, तो उसका भी परिणाम देर से प्राप्त होता है। कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी कर्क और सिंह राशि में जाता है तो थोड़ा टाइम उस भाव के फल में लगता है, भाव का फल आने में समय लग जाता है। तो अगर शुक्र जो है कुंडली में कर्क राशि में, चूँकि कारक शुक्र ही होगा विवाह का, सबकी कुंडली में ये बात लागू होगी, तो शुक्र का सिंह या कर्क राशि में होना भी थोड़ा देरी का कारण बन जाता है। सप्तम भाव का जो स्वामी है और सप्तम भाव, द्वितीय भाव का जो स्वामी है और द्वितीय भाव, 4 चीज़ें लेनी है। सप्तम भाव और सप्तम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव और द्वितीयेश, अगर इनके ऊपर वक्री ग्रह का इन्फ्लुएंस हो, वक्री ग्रह साथ में हो, वक्री ग्रह की दृष्टि हो या ऐसी राशि में बैठे हो जिसका स्वामी वक्री हो, तो भी विवाह में देरी का योग होता है। यानी यहाँ पे एक सीधा सा नियम है, जो भी चीज़ें विवाह की घटना को घटित कराती हैं, 7वां भाव, सप्तमेश, शुक्र, द्वितीय भाव, द्वितीयेश, अगर इनके ऊपर ज़्यादातर के ऊपर किसी वक्री ग्रह का प्रभाव होगा तो भी विवाह में विलंब का योग बन जाता है। एक विशेष सूत्र, अब मंगल और शनि में से कोई एक 7वें भाव का स्वामी हो, चाहे मंगल 7वें भाव का स्वामी हो या शनि स्वामी हो, और दोनों ग्रहों में संबंध बन जाए। मान लीजिए मंगल 7वें भाव का स्वामी है, 7वें भाव में वृश्चिक राशि है, मंगल की वृश्चिक राशि, और यह मंगल शनि के साथ बैठ गया, तो विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो गया। विवाह में विलंब होना, विवाह देर से होना, ना होना आदि समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर 7वें भाव के स्वामी मंगल और शनि में से कोई एक है, मंगल है और शनि के साथ जाके बैठा, या फिर शनि है और मंगल के साथ जाके बैठा ही नहीं, राशि परिवर्तन कर लिया, दोनों में दृष्टि संबंध स्थापित हो गया, नक्षत्र परिवर्तन हो गया, तो भी विवाह प्रतिबंधक योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। अगर इनमें से कोई एक वक्री हो गया तो विवाह प्रतिबंधक योग
का जो बल है वह और अधिक बढ़ जाता है। मंगल और शनि में से कोई 7वें भाव का स्वामी होगा तो वह विवाह भाव का तो स्वामी होगा ही होगा, साथ ही साथ 7वें भाव को मारक भाव भी बोला जाता है। इसलिए सप्तमेश होकर के चाहे मंगल हो शनि के साथ जाए या शनि हो मंगल के साथ जाए तो वैवाहिक विलंब के साथ साथ जीवन में अवसाद, तनाव, विवाह के बाद विघटन की संभावना, चोट चपेट, दुर्घटना आदि के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि 7वां भाव मारक भाव भी होता है। 7वें भाव के स्वामी को मारक भी बोला जाता है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा है और बुध युवराज है। सूर्य की राशि सिंह राशि 5 नंबर की राशि है और बुध की राशियां मिथुन, कन्या 3 और 6 नंबर की हैं और इसे हम बंध्या राशि बोलते हैं। यानी राजा और युवराज की जो राशियां हैं उनके जो घर हैं ये बंध्या राशियां होती हैं। अगर 7वें भाव में कोई ग्रह बैठा है और वहाँ पे सिंह राशि है, मिथुन राशि है और कन्या राशि है और कोई ग्रह बैठा है बंध्या राशि में हो करके, तो यह भी विवाह में एक प्रतिबंधक योग लागू करता है। बंध्या राशि है तो बंधन पैदा करेगा। अगर भाव में बैठा ग्रह बंध्या राशि में हुआ और भाव का स्वामी भी जो 7वें भाव का स्वामी है अगर वह भी बंध्या राशि में गया और कारक शुक्र भी बंध्या राशि में है तो भी विवाह प्रतिबंधक योग लागू हो जाएंगे। यानी कि भाव में बैठा ग्रह, भावेश और शुक्र में से अगर कोई 1, 2 या 3 जितने ज़्यादा ग्रह मिलेंगे सिंह राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि में, उसी स्तर पे विवाह में प्रतिबंधक योग भी लागू हो जाएगा। तो इस एक चीज़ को भी मिला लेने की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से मेष, धनु और मकर राशियां जो होती हैं अर्धबंध्या राशियां होती हैं। अगर 7वें भाव में मेष राशि, धनु राशि, मकर राशि हो और उसमें कोई ग्रह बैठा हो 7वें भाव का स्वामी और कारक शुक्र मेष, धनु या मकर राशि में जा रहे हैं तो भी विवाह देर से होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा ना बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। चूँकि अर्धबंध्या राशियाँ हैं तो थोड़ा सा टाइम लेंगी। यानी जिस समय विवाह होना चाहिए था उसी समय विवाह एज के आखिरी पड़ाव में होगा। जैसे आपके यहाँ लगभग 25 से 26 साल 27 साल की आयु में विवाह होता होगा तो 25 साल के बजाय 27 साल की आयु तक विवाह करवाएगा अगर 7वें भाव में बैठा ग्रह सप्तमेश और शुक्र अर्धबंध्या राशियां मेष, धनु और मकर में है। तो बंध्या राशि का यह कॉन्सेप्ट आप किसी भी भाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे संतान भाव में बैठा ग्रह बंध्या राशि में हो, पंचमेश बंध्या राशि में हो, कारक बृहस्पति भी बंध्या राशि में हो तो संतान से जुड़ी हुई भी बाधाएं आ जाती हैं। एक बहुत विशेष नियम जान लीजिए, सूर्य के आसपास हमेशा शुक्र और बुध रहते हैं। बुध और शुक्र कभी सूर्य से अधिक दूरी पर नहीं जाएंगे, ये सूर्य से 3 घर से ज़्यादा दूर नहीं हो सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखेंगे अगर सूर्य लगन में है तो शुक्र 7वें भाव में नहीं जा सकता है। सूर्य लगन में है तो शुक्र और बुध हमेशा लगन में रहेंगे, 12 में रहेंगे या द्वितीय भाव में रहेंगे, बहुत होगा तो तृतीय भाव तक जाएंगे डिग्री के आधार पे। तो सूर्य और शुक्र के बीच जो अधिकतम दूरी हो सकती है अंश वाइज वह 48 अंश की हो सकती है। शुक्र जो है सूर्य से अधिकतम 48 अंश की दूरी तक जा सकता है। अब आप ये देखिएगा कि सूर्य का कितना अंश है और अगर सूर्य से शुक्र 43 अंश से अधिक दूर हो जाए, 48 अधिकतम होता है और 43 अंश से अगर आगे निकल गया है सूर्य से शुक्र तो यह भी विवाह का एक प्रतिबंधक योग लागू करता है। यानी 43 अंश से 48 अंश के बीच में अगर शुक्र की सूर्य से दूरी है, अंशात्मक दूरी है, तो यह भी विवाह में प्रतिबंध का काम करती है, विवाह में समस्याएं देती हैं, विवाह जल्दी हो नहीं पाता है। ऐसे युवक या युवतियों को कोई दूसरा व्यक्ति पसंद जल्दी नहीं करता है। शनि कर्क राशि में हो, कर्क राशि में अगर शनि होगा तो स्वा नक्षत्र में होगा, पुष्य नक्षत्र में होगा। तो अगर शनि कर्क राशि में होता है तो स्वा नक्षत्र भी पा जाता है। ऐसे में भी विवाह की संभावना बनती है कि देर से विवाह हो। लेकिन अगर शनि कर्क राशि में है
और उसके साथ मंगल आ गया, चूँकि मंगल और शनि की युति वैसे भी विवाह में देरी कराएगी, जैसा अभी पीछे मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर यह युति कर्क राशि में बनती है तो योग का बल दुर्योग का बल और ज़्यादा अधिक हो जाता है, विवाह में अधिक समय लग जाए ऐसी संभावनाएं बन जाती। अब एक विशेष चीज़ है जिसके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, जिसको विष दोष बोलते हैं। शनि और चंद्रमा की युति या शनि की चंद्रमा के ऊपर दृष्टि विष योग का निर्माण करती है। अगर विष योग का निर्माण अंशात्मक रूप से भी बने, यानी दोनों का अंश बहुत कम हो, तो भी विवाह होने में दिक्कत आती है या विवाह होने के बाद वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। विशेष रूप से स्त्रियों की कुंडली में शनि चंद्रमा की युति अनिष्टकर है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि अनिष्टकर है। ऐसे लोग कभी भी जीवन में आंतरिक आत्मानंद का अनुभव नहीं कर पाते हैं। जीवन में, वैवाहिक जीवन में या पारिवारिक जीवन में हमेशा मन मठेठ के रहना पड़ता है, असंतोष बना रहता है। इनको लगता है कि जिस प्रकार से पति का साथ मिलना चाहिए था, ससुराल का साथ मिलना चाहिए, नहीं मिला है। तो शनि चंद्रमा की युति स्त्री की कुंडली में हमेशा असंतुष्टि उत्पन्न करती है। ऐसे लोग अपने पति का, ससुराल का अटेंशन पर्याप्त रूप से पाने में सक्षम नहीं होते हैं। वहीं पुरुष की कुंडली में यह योग मानसिक तनाव और डिप्रेशन का योग बनाती है। इन बातों के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे ज्योतिष में सबसे पहला नियम क्या है? भाव, भावेश और कारक को देखना। 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा हुआ ग्रह, 7वें भाव पे दृष्टि डालने वाला ग्रह और सप्तमें, साथ ही साथ विवाह के परिप्रेक्ष्य में मंगल, मांगलिक लगन में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में होने से मंगल के मांगलिक हो जाती है कुंडली। तो क्या क्या देखना है? अगर कोई ग्रह 7वें भाव में बैठा है, 7वें भाव का जो ग्रह स्वामी है, 7वें भाव का कारक शुक्र, और अगर कुंडली मांगलिक है तो मंगल को लीजिए, और जो 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं उन ग्रहों को लीजिए। इनमें से आप चेक करिए कि कहीं ये बातें जो अभी मैं बताने चल रहा हूँ, ये बातें तो लागू नहीं हैं। इनमें से जो भी ग्रह हैं उनमें से कोई ग्रह नीच का हो, एक से अधिक ग्रह भाव में बैठा ग्रह नीच का हो गया, भावेश नीच का हो गया, कुंडली मांगलिक है मंगल नीच का हो गया, कारक नीच का हो गया, क्या यह बात किसी एक के ऊपर लागू हो रही है कि नहीं? नीच का हो, अस्त हो, विष नवमांस में हो, मृत्यु भाग में हो, पाप कर्तरी में हो, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हो, तो भी विवाह के बाद भयंकर समस्याएं आ सकती हैं या विवाह होने में ही समस्याएं आ सकती हैं। अब मान लीजिए 7वें भाव में किसी के 2 ग्रह बैठे हैं, शनि बैठा हुआ है और शुक्र बैठा हुआ है, और दोनों के दोनों ही उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में हैं। तो अब वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, क्योंकि अब यहाँ पे 2 ग्रह जो है उग्र नक्षत्र में मिल गए। सिर्फ एक ही बात, एक ही नियम लागू होने से आपको पूरा एकदम से पक्का नहीं मानना है, पैरामीटर अधिक से अधिक लागू हो। अब एक कुंडली पिछले दिनों में आई थी, 7वें भाव में शुक्र और शनि बैठे थे, 2 के दोनों ही उग्र नक्षत्र में थे। कुंडली मांगलिक भी थी, मंगल 12वें भाव में था और मंगल भी उग्र नक्षत्र में बैठा हुआ था, नीच राशि में होकर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे एक तो मांगलिक होना, वैसे भी विवाह देर से कराना, वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करना, ऊपर से वह उग्र नक्षत्र में था। 7वें भाव में 2 ग्रह बैठे थे, 2 के दोनों उग्र थे। तो यहाँ पे आप अब ज़्यादा श्योर कर सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ आ सकती हैं। अगर आपको लगन कुंडली से दिख गया है कि वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं या विवाह प्रतिबंधक योग बन रहा है, तो क्या यह प्रतिबंधक योग लॉन्ग टर्म में काम कर जाएगा कि बाद में विवाह करा देगा या विवाह के बाद वैवाहिक जीवन चल जाएगा? इसके लिए आप नवमांश कुंडली पर जा सकते हैं। अगर नवमांश कुंडली का लग्न और चतुर्थ भाव पीड़ित नहीं होगा, यानी लग्न में कोई नीच का ग्रह ना हो, शत्रु राशि का क्रूर ग्रह ना हो, नवमांश के लगन में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो, चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो,
तो जो लगन कुंडली से कुछ पीड़ादायी योग बने होते हैं उनका असर कम हो जाता है। कुंडली में विवाह प्रतिबंधक योग बना है, विवाह देर से होगा, तो मन में सवाल आता है कि विवाह देर से होगा, चलो ठीक है, लेकिन क्या विवाह के बाद चीज़ें सही रहेंगी? विवाह के बाद जो पति पत्नी का हृदय का संबंध है, प्रेम की गांठ है, क्या वास्तव में प्रेम का बीज अंकुरित हो पाएगा या फिर एक समझौतावादी वैवाहिक जीवन चलेगा? नवमांश कुंडली का लग्न और चतुर्थ अगर पीड़ित ना हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो, शुभ ग्रह देख रहे हो या कोई स्वाग्रही ग्रह बैठा होगा, क्रूर ग्राही हो लेकिन स्वाग्रही हो, तो आप समझिए कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम का बीज अंकुरित होगा, प्रेम का बीजारोपण होगा, यानी दिल से दिल जुड़ेंगे। भले ही विवाद होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, बावजूद इसके भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी विवाह प्रतिबंधक योग के साथ साथ सातवें भाव के विश्लेषण को भी मैंने बता दिया और नवमांश कुंडली से जुड़े हुए कुछ रहस्य भी हमने आपको बताए हैं।